नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक बार से बात करेंगे पश्चिम एशिया में जो लड़ाई चल रही है, जो लगातार खतरनाक होती जा रही है और जिसमें इज़राइल लगातार आम लोगों को निशाना बना रहा है लेबनान में। गाज़ा में तो वो पिछले 1 साल से उसका जो मानव संहार है, जेनोसाइड है, वो तो हम लोगों ने देखा ही। 40,000 से ज़्यादा लोग उसको मारे जा चुके हैं। उस पिछले 1 साल में इज़राइल ने वहाँ किस तरह निर्दोष लोगों को, छोटे बच्चों को, महिलाओं को मारा है, इसके ऊपर अल जजीरा चैनल ने 2 घंटे की एक फ़िल्म 1 साल भर पूरा होने के मौके पर बनाई है। फ्री में अवेलेबल है, सब मुफ्त में उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी है, अल जजीरा के ट्विटर चैनल पर भी है। मेरा अनुमान है कि फेसबुक चैनल पे भी होगा। एक बार उस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए और फिर अगर वो फिल्म और उसमें जो सीन और उसमें जो कहानियाँ दिखाई गई हैं, कोई भी मानव हृदय उसको देखकर पिघले बिना नहीं रह सकता है, अगर वो नफ़रत से भरा हुआ नहीं है तो ये जो गाज़ा में जो कहानी पिछले 1 साल में हुई, जिसे अल जजीरा चैनल ने अब डॉक्यूमेंट करके सामने रखा है, और यह तो चूँकि विजुअल मीडियम से है तो हम लोग के ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये सारी बातें प्रिंट मीडियम में, बहुत सी रिपोर्टों में, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में, WHO की रिपोर्ट में, जो डॉक्टर्स की संस्था है उनकी रिपोर्ट में, कल ये साल भर अभी चूँकि ये पूरा होने जा रहा है इस युद्ध का, तो अभी ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं। कल अमेरिका के लगभग 100 डॉक्टरों ने, जिनका संपर्क गाज़ा और फिलिस्तीन से रहा है, उन्होंने तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गाज़ा में पिछले 1 साल में इज़राइल ने किस तरह से निर्दोष लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को मारा है। और अब यही कहानी लेबनान में दोहराई जा रही है पिछले लगभग 10 दिन से। हम लोगों ने कल भी इस संबंध में कुछ बातें की थी, लेकिन जब हम लोग कल ये बात कर रहे थे, उस समय भी लेबनान में रिहायशी इलाकों पर, जिनका हिजबुल्लाह से कोई संबंध नहीं है, वैसे इलाकों पर बम गिराए जा रहे थे। तकरीबन 50 लोग उसमें उनकी जान गई। आम लोग हैं जो फ्लैट्स में रहते थे, अपने रोजमर्रा के कामकाज करते थे। लेबनान एक मिली-जुली धार्मिक आबादी का देश है। लेबनान के बारे में जिन लोगों को मालूम है वो जानते हैं कि वहाँ लंबा इतिहास क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच में तनाव का रहा है। लेकिन करीब 40 साल पहले वहाँ इन दोनों समुदायों के बीच में एक समझौता हो गया था, जिसके तहत वहाँ का जो शासन तंत्र है, जो सरकार है, उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। जैसे राष्ट्रपति एक धर्म से आएंगे तो प्रधानमंत्री दूसरे धर्म से आएंगे। इसी तरह कैबिनेट जो बनेगी, उस कैबिनेट में किस धर्म के कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और सिर्फ मुसलमान और ईसाई ही नहीं, वहाँ बहुत से दूसरे सेक्ट्स के भी लोग हैं। तो उन सबका रिप्रेजेंटेशन देने के बाद ये एक वो सफल समझौता रहा। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये इजरायली बमबारी होती है तो उसमें सिर्फ किसी एक धर्म के लोग नहीं मारे जा रहे हैं। लेबनान की लड़ाई के 2 मोर्चे हैं। एक मोर्चा तो वो है जो हिजबुल्लाह का मोर्चा है। हिजबुल्लाह चूँकि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह एक अर्धसैनिक संगठन है, 1.5 लाख उसके पास जो फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं। उससे लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है, ठीक है, उसमें उसके पास भी क्षमताएं हैं, लेकिन उसके साथ रिहायशी इलाकों पर जहां मिली-जुली आबादी है, आम लोग रहते हैं, उसके ऊपर बमबारी करना, इसे सीधे तौर पर मानव संहार की श्रेणी में ही रखा जाएगा, जो इजराइल वहां कर रहा है। तो कल भी ये घटना हुई, कल भी ये चीज़ें हुई। ये हम लोग सभी इस बात को लेकर इसको ज़्यादा इसमें
कोई इसमें संदेह नहीं है किसी के भी मन में कि इजराइल ये जो कर पा रहा है वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसकी पीठ पर अमेरिका, खासकर अमेरिका और वैसे पूरे पश्चिमी देशों का हाथ है। ये सारे जो बम गिराए जाते हैं, जिन विमानों से गिराए जाते हैं, वो सब अमेरिका में बने हुए हैं और अमेरिका इन हथियारों की और वित्तीय मदद उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इजराइल को ये सब खरीदना भी नहीं पड़ता है। ये जो हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि इतने बिलियन की मदद दी जा रही है, तो उस मदद के तहत ये सारी चीज़ें अमेरिका उसको उपलब्ध कराता है, जिसका इस्तेमाल, हालांकि ये कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत पीछे जाती है, लेकिन अगर हम सिर्फ मौजूदा दौर की बात करें तो मौजूदा दौर में 1 साल पहले से ये गाजा और कई बार जो फिलिस्तीनियों का दूसरा इलाका है पश्चिमी किनारा वेस्ट बैंक, वहाँ भी हमले हुए हैं, वहाँ भी लोग मारे गए हैं और अब इसका दायरा फैलाते हुए लेबनान को इसमें इजराइल ने ले लिया है। तो ये सारी कहानी दुनिया के जब सामने है तो जाहिर है कि दुनिया में एक उसको लेकर बेचैनी होती है और हम लोग जो खबरें देख रहे हैं दुनिया भर में 7 अक्टूबर को, जिस दिन इस घटना का 1 साल पूरा होगा, उसी दिन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम से अपना प्रतिरोधी हमला किया था और जिसके बाद, जिसको कि इजराइल ने बहाना माना, जो अगर इजराइल के दावों को भी मान लिया जाए तो उस हमले में 1200 लोग मारे गए थे, जिसका बदला अब इजराइल ने बदला लिया या उसकी पहले से जो मंशा थी उसको उसने लागू करते हुए सिर्फ गाजा में 40,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है। तो ये परिस्थितियाँ, ये सारे जो तथ्य हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए जब इस लड़ाई के ऊपर हम बात करते हैं। अब लड़ाई में हमने कल भी बात की थी और हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि इस लड़ाई में धीरे धीरे रूस भी खिंचता चला जा रहा है, खासकर जब सीरिया में उसके सैनिक अड्डे पर इजराइल ने एक परसों यानी कि बुधवार को बमबारी की। कल रूस की तरफ से घोषणा की गई कि उसने इजराइल में जो जितने भी रूसी हैं उनसे कहा है कि आप तुरंत वहां से निकल जाइए। कल तक ये पूरा बयान मैंने नहीं देखा था। उस बयान में जिस रूसी अधिकारी ने ये बात की, उसने यह भी कहा अपने नागरिकों से कि आप वहां से निकल जाइए, ऐसी परिस्थिति ना आए कि हमें अपने ही नागरिकों को निशाना बनाना पड़े। अब इसका जो मतलब है उसे कोई भी समझ सकता है। यानी रूस ने इस संभावना को खुला रखा है, खुला कर दिया है कि अगर आवश्यकता पड़ी, अगर इजराइल ने उसके ठिकानों को और भी ज़्यादा कहीं निशाना बनाया तो वो डायरेक्ट इजराइल के ऊपर हमले कर सकता है। तो यह बात जब से वो हमला हुआ है बुधवार को उनके सैनिक अड्डे पर, तब से ये बात चर्चा में है कि क्या इस युद्ध में रूस खिंच जाएगा, और अगर ये हो जाता है तो फिर ये पश्चिम एशिया का क्षेत्र ये युद्ध ही नहीं रह जाएगा, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका स्केल बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात है, आज एक महत्वपूर्ण लोगों की निगाह तेहरान पर लगी हुई है। आज जो वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं अयातुल्ला अली खामेनेई आज वैसे तो वो हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो गैदरिंग वहाँ होती है उसको संबोधित करते हैं, तो आज भी वो संबोधित करेंगे और लोगों की निगाह इस पर लगी हुई है। ऐसी चर्चा है, सोशल मीडिया पे ये चर्चा बहुत जोरदार है कि उसमें वो कोई बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या ऐलान होगा? कुछ जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनमें बताया गया है कि वो कोई परमाणु हथियार से संबंधित ऐलान कर सकते हैं। तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, क्या वो ये धमकी देंगे, ये चेतावनी देंगे कि अगर ईरान को निशाना बनाया गया तो ईरान परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है।
मालूम नहीं है ये बातें, लेकिन ये सब बातें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। और ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। यह तो 2015 में वो लगभग 80% क्षमता हासिल कर चुका था, जब 5 देशों के साथ, बल्कि 6 देशों के साथ उसका परमाणु समझौता हुआ था, जिसके बाद उसने अपने इस कार्यक्रम को रोक दिया था। लेकिन बाद में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को वापस कर लिया, जिसके बाद वो समझौता एक बार फिर से डिफंक्ट हो गया। और कुछ सालों के बाद ईरान ने भी उससे अपने को अलग कर लिया, कहा जाता है। उसके बाद फिर से ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम चालू किया। और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, अभी इसी चुनाव अभियान में जो अभी वो अमेरिका में चला रहे हैं। कई अमेरिकी प्रकाशनों में भी यह बात आई है कि इजराइल लगभग दरवाजे पे है, जिसको कहते हैं कि आप परमाणु बम बना लेने के दरवाजे तक पहुंच चुका है। तो क्या अब वो दरवाजे के भी अंदर जा चुका है, ये आज पता चलेगा। अगर इस बारे में आज खामेनेई कोई ऐलान करते हैं, तो इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट अभी जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए जब हम पश्चिम एशिया के युद्ध पर नज़र रखे हुए हैं। स्थितियां वहाँ पर लगातार, तनाव उसमें बढ़ रहा है। कल की जो ये घटना थी, जिसमें ये भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि कतर की राजधानी दोहा में 4 गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और खुद कतर और कुवैत भी था, उसमें 5 देश हो गए, कुवैत को भी। इन देशों ने एक मीटिंग की, जिसमें कि ईरान के राष्ट्रपति को भी बुलाया गया। राष्ट्रपति पेजेश्कियान, मसूद पेजेश्कियान भी उसमें आए। उसके बाद यह खबर आई कि उन जो गल्फ कंट्रीज हैं, खाड़ी देश हैं, उन्होंने ईरान से ये वादा किया है कि अगर ये बड़ी लड़ाई छिड़ती है तो वो अपने वायु क्षेत्र, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल या अमेरिका को नहीं करने देंगे। अगर ये देश इस फैसले पर टिके रहते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा इसका असर युद्ध में देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, वहाँ से उसके विमान जो हमला करते हैं वो इन्हीं में से किसी एक देश में रिफ्यूलिंग, यानी वहाँ ईंधन लेते हैं और वहाँ से फिर वो निशाना साधते हैं। अगर इन देशों ने ये सुविधा रोक दी तो फिर इस युद्ध में अमेरिका के लिए भी दखल देना उतना आसान नहीं रह जाएगा। तो इन सारी घटनाओं पर हम लोगों की नज़र है। हम लगातार इसके अपडेट आपके सामने रखते रहेंगे। आज अभी तक जितनी सूचनाएं हमारे पास हैं वो उसको लेकर हमने आपके सामने अपडेट करने की कोशिश की। हम फिर आएंगे ताज़ा सूचनाओं को लेकर। आज बस इतना ही। आप सबको नमस्कार।